अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार के राजनीतिक परिणाम के पश्चात अब हम उत्तर प्रदेश के हर एक गठबंधन और उस गठबंधन के हर एक अलाई पार्टनर और कम्युनिटी के वोटिंग पैटर्न पर लगातार डिबेट करेंगे और एनालिसिस करेंगे। जैसे कल हमने चर्चा की कि उत्तर प्रदेश में अब बिहार के परिणाम के बाद मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न क्या होगा और ओवैसी आएंगे तो क्या कोई बदलाव या बिखराव होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो अपोजिशन का अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसका जो एक घटक दल है कांग्रेस पार्टी, उसका बिहार में जो परफॉर्मेंस, उत्तर प्रदेश के परफॉर्मेंस के बाद अब 2027 यानी विधानसभा के चुनाव में उसका क्या प्रभाव रहेगा और गठबंधन में उसकी पोजीशन क्या रहेगी और क्या वो बार्गेनिंग कैपेसिटी खो चुकी है उत्तर प्रदेश में। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस अब इरेलीवेंट होती जा रही है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में एक वक्त सिर्फ कांग्रेस की ऐसी विशालकाय हुकूमत होती थी कि कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी के बारे में सोचने का भी सपना देखने की इजाज़त नहीं थी और न उसकी कोई राजनीतिक स्वीकार्यता थी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति का आधार स्तंभ थी। कांग्रेस इसी उत्तर प्रदेश में 3/4 सीटें तक जीत कराती थी और कांग्रेस के सामने विपक्षी दलों की कोई औकात उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकली नहीं होती थी। लेकिन 89 के बाद धीरे धीरे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पतन की राह पर बढ़ी और आज कांग्रेस इस स्थिति में उत्तर प्रदेश के भीतर है कि लास्ट इलेक्शन में अगर पार्लियामेंट का छोड़ दें तो असेंबली के इलेक्शन में 2022 में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2% वोट शेयर पे खड़ी थी और उसके 2 मात्र एमएलए बचे थे। एक के बाद एक लगातार हार और बिहार की हार ने कांग्रेस के साथ साथ उसके गठबंधन के बड़े पार्टनर को भी झकझोरा है। कांग्रेस ने बिहार में महज 8% वोट शेयर पाया और उसके पास सीटें रह गई सिर्फ 6। तो अब उसके बाद ये सवाल उठता है कि अगला जो बड़ा मुकाबला होना है वो बैटल ग्राउंड है उत्तर प्रदेश और यहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टनर पार्टी है कांग्रेस के साथ वो है समाजवादी पार्टी। बहनों भाइयों, 2012 के परिणामों पे अगर आप नज़र डालें तो कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में 28 सीटें थी और तकरीबन उसके पास 12% के आसपास का वोट शेयर था। 28 सीटें, 12% वोट शेयर। लेकिन 2017 में इसी पार्टी के पास महज 7 सीटें बची एमएलए की और वोटिंग परसेंटेज आधा घट गया, तकरीबन 6%। और जब 22 के चुनाव हुए अकेले कांग्रेस 399 सीटों पे गई तो उसके पास वोट बचा सिर्फ 2.36% और एमएलए जीत के आए सिर्फ 2। अब बिहार में भी कमोबेश वही स्थिति रही। कांग्रेस के पास बिहार में गठबंधन में रही हो या ना रही हो 8% के आसपास का वोट शेयर है। कभी उसके पास 28 सीटें थीं, आज सिर्फ 6 बची है। तो हिंदी पट्टी में कांग्रेस पार्टी की लगातार एक के बाद एक हार ने उसके साथ जो गठबंधन में महत्वपूर्ण दल हैं उनको झकझोरा है। उनको इस बात का अलर्ट भेजा है कि कांग्रेस अब बेनिफिशियरी नहीं बल्कि एक लाइबिलिटी होती जा रही है हिंदी पट्टी के भीतर। अगर आप देखें, अब जो पार्टी हारती है उसको आलोचना का भी सामना करना पड़ता है। लोग कहते हैं कांग्रेस तो हार रही है, उसकी आलोचना क्यों। बहनों भाइयों, राजनीति में अगर आप लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था का हिस्सा हैं तो आप जीतेंगे तो भी आपके बारे में लोग विचार करेंगे और आप हारेंगे तो भी आपको उसका प्रशंसा और आलोचना दोनों के बारे में सुनना पड़ेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसे खड़ी होती है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति में आपके पास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में आने के लिए उसके पास एक सोशल बेस होना चाहिए, जिसे हम कास्ट बेस्ड बेस भी कह सकते हैं कि आपके पास एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां उस पर खड़ी हुई हैं। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा है परसेप्शन। उत्तर प्रदेश हो या बिहार, कांग्रेस के पास न तो सोशल बेस है, न ऑर्गेनाइजेशन है और न परसेप्शन है। इस तरह की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है हिट एंड रन की, उसने हिंदी पट्टी में उसको तबाही के कगार पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के प्रशंसकों को आज इस बात को, इस डिबेट को सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये एक राजनीतिक सच्चाई है। कांग्रेस अपने गठबंधन दलों के लिए एक लाइबिलिटी होती जा रही है और मैं ये बात कह रहा हूँ तो इसके साथ डेटा भी आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ।
सिर्फ एक डेटा है जिस पर कांग्रेस इतरा सकती है कि 2024 के चुनाव में जब वो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में थी, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी 6 सीटें जीत कर आई और जो असेंबली सेगमेंट्स थे पार्लियामेंट के उसमें 39 यानी 39 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे थी। वहीं समाजवादी पार्टी 180 सीटों पर आगे थी और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत पीछे थी। लेकिन लोकसभा के चुनाव का पैटर्न और असेंबली के चुनाव पैटर्न बहनों भाइयों हमेशा से बहुत अलग होते हैं। तो क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी बार्गेनिंग पावर को खो चुकी है? बिहार की बात हार के बाद ये कहा जा सकता है कि हाँ। और इसका एक उदाहरण आपको मिलेगा 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर लड़ी थी, 37 जीत कर आई। कांग्रेस पार्टी ने 17 सीटें ली थी और वो जीत पाई सिर्फ 6। तो उसके स्ट्राइक रेट, उसके औसत पर भी सवाल है। क्या समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक कीमत पर कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में वो हिस्सा देगी जो उसको 2017 में मिला था? 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर लड़ा था और कांग्रेस पार्टी को उसके हिस्से में 105 सीटें लड़ने को मिली थी। लेकिन अब गंगा और यमुना में पानी बहुत बह चुका है, गोमती में तो ज़रूरत से ज़्यादा बह चुका है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के भीतर एक इरेलीवेंट पोजीशन पर जाती हुई दिख रही है। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी उसको 2017 वाली सीट शेयर देगी या नहीं देगी? और कांग्रेस को अपने भीतर कितने सुधार की आवश्यकता है? क्योंकि 2022 में जब कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में नहीं उबार सकी, तो अब अजय राय कितना कर पाएंगे, ये सवालों के घेरे में है। तो दो मेजर जो पार्टनर हैं राष्ट्रीय जनता दल बिहार में, वो भी कांग्रेस के कारण बहुत नुकसान उठाए। अब समाजवादी पार्टी को ये तय करना है कि कांग्रेस उसके लिए पॉलिटिकल एसेट है या लाइबिलिटी। आज चर्चा इसी विषय की, और बहनों भाइयों सिर्फ कांग्रेस पर ही चर्चा नहीं होगी, आने वाले दिनों में हम सब के बारे में चर्चा करेंगे और हर एक के बारे में आपको इसी प्रकार की एक रिसर्च रिपोर्ट के साथ एनालिसिस देंगे। तो आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। 2027 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वही हाल होगा जो 2024 में हुआ था। 27 में यही पीडीए बीजेपी को वेंटिलेटर पे लाने का काम करेगा, तो गठबंधन पे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। सियासत बहुत डायनेमिक है, बदलती रहती है। लोग एकजुट हो रहे हैं भाजपा के कुशासन के खिलाफ और तानाशाही के खिलाफ। उससे 27 में सरकार बदलेगी, 100% बदलेगी। मैं इतना जानता हूं कि चुनाव लड़ना है, मजबूती से लड़ना है और इस तानाशाही सरकार को बदलना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, महागठबंधन में जो उनका नेतृत्व है, उनका अपना निर्णय है और उसके आधार पर वो अपना तय करते हैं। वो 403 की 403 सीटों पर भी लड़ें, लेकिन मुझे लगता है कि 2027 में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी विजय श्री प्राप्त करेगी, महागठबंधन का हस्त्र वो स्वयं जानेगा। तो आज की डिबेट को बहनों भाइयों आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। आज ये कसौटी पे कसे जाएंगे। नावेद चिको जाने माने पत्रकार, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया उमाशंकर जी। कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, और ये बताइए कि एक के बाद एक लगातार हार ने आपके गठबंधन के जो मेजर पार्टनर्स हैं उनको भी विचलित किया है। क्या आपकी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में वो बार्गेनिंग पावर खो चुकी है जो 2017 में आपके पास थी? देखिए ब्रजेश जी, ये जो आपने बार्गेनिंग, मोल भाव, इररिलेवेंट, लायबिलिटी, ये जो आपने शब्द का प्रयोग किया, राजनीति में एक्चुअली ये शब्दावली ही इररिलेवेंट है और इसका कोई मायने नहीं होता। आप बहुजन समाज पार्टी को अगर उदाहरण पर रखें तो 2017 के चुनाव में वो जहाँ पर थे, 2022 के चुनाव में बमुश्किलन 1 सीट जीत पाए, और वो भी उमाशंकर सिंह अपने दम पर चुनाव जीत के आए। उसमें बहुजन समाज पार्टी का कोई रोल नहीं था। सपा जब हमारे साथ हम लोग अभी लोकसभा लड़े तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों, षड्यंत्रों के रथ को रोकने में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में सफल रहा। लेकिन उसके पहले जब हम 22 में चुनाव लड़े तो हमको समाजवादी पार्टी को, इंडिया अलायंस को और जो ऐसी ताकतें हैं हिंदुस्तान की जो एक झूठ, फरेब और जुमले की सरकार को
रोकना चाहती हैं वो सब असफल हुए। जो जब जब ये इस बात की जरूरत पड़ी कि हम एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का सामना करें, तो हम सामना करने के लिए लड़े। लेकिन अगर आप 2022 को उदाहरण मान रहे हैं और बिहार के चुनाव को उदाहरण मान रहे हैं, तो दोनों में देखिए दो अंतर है। 2022 का चुनाव दो ध्रुवीय था, आप सबने खूब चलाया उसको, लड़ाई भाजपा और सपा की थी। और बिहार का जो चुनाव था वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था, उसमें वोट चोरी था। और इससे पूरा देश इस समय उसी पर एनालिसिस करने में लगा है। पूरा देश दो भागों में बंट गया है। कभी ऐसे लोग पत्र लिख रहे हैं 2022 में जो आपका असेंबली इलेक्शन हुआ था जी, आपका नेतृत्व कर रही थी खुद प्रियंका गांधी, बिल्कुल, और वोट शेयर था आपका 2.36%। एग्री। आपके एमएलए जीत कर आए सिर्फ दो जी, उसमें से भी एक अपने दम पर मोना मिश्रा और एक कांग्रेस के सिंबल पे मान लेते हैं। नहीं, सिंबल पर तो दोनों ही थे। हाँ, सिंबल ही है जी, दोनों पार्टी आपके पास। उत्तर प्रदेश में न फेस है, न आपके पास कोई नेता है, न कांग्रेस का कोई पास कोई सोशल बेस है, और न वो प्रभावशाली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उत्तर प्रदेश में आपकी असफलता के ये कारण हैं। आप कोई आत्मचिंतन और आत्ममंथन के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? आप जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? देखिए, पहले ये आपके लास्ट बात से शुरू करता हूँ। आप खुद निर्णय मत सुनाइए कि हम आत्ममंथन को तैयार नहीं है। हम आत्ममंथन कर रहे हैं। बिहार के चुनाव के बाद हमारा बिहार का कांग्रेस कमेटी बैठ के 4 दिनों से लगातार आत्ममंथन कर रहा है। सदाकत आश्रम में बैठकर दिल्ली में मीटिंग हो गई, उत्तर प्रदेश के नेता बुलाए गए, देश के सारे आत्ममंथन कर रहे हैं या प्रायश्चित कर रहे हैं? राजनीति में प्रायश्चित क्या होता है? प्रायश्चित तो वो लोग करें जिन्होंने देश को नफरत की आग में झोंक दिया है। आज नहीं करेंगे, कल करना पड़ेगा। आत्ममंथन की बात आपने कही, हम बिल्कुल एग्री करते हैं। हम आत्ममंथन कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं, नीचे से डेटा बेस ले रहे हैं। पूरे देश में SIR चल रहा है, हम उस पर मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में हम मेहनत कर रहे हैं। SIR पर हमारे लोग तैनात पिछले 2 दशक में, मैं 5 साल नहीं कह रहा हूँ, 2 दशक मतलब 20 साल में जी, एक चीफ मिनिस्टेरियल फेस तक कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं कर पाई जो उत्तर प्रदेश में उतरकर मुकाबला करे। तो ये कांग्रेस पार्टी इस पर क्यों नहीं विचार करती है कि आपके पास कोई एक नेता नहीं है जो उत्तर प्रदेश में खड़ा होकर लड़ सके? दूसरे राज्यों में है, देखिए रेवंत रेड्डी को आपने बढ़ाया, लड़े, सत्ता लाए, जीते। एक आदमी आपके पास नहीं है जो लड़ने की स्थिति में। मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो फेस है, हमारे पास फेस है, हमारे पास नेता हैं। कई नेताओं के नाम आपने लिए। प्रमोद तिवारी जी से बड़ा नोन फेस तो बनाओ उनको नोन फेस और लड़ाओ। दूसरा कोई नहीं है। तो क्यों नहीं उतारा? PL पूनिया जी हैं, इमरान किदवई जी हैं, एक से एक नाम है। हर जाति बिरादरी का जो गुलदस्ता होता है 36 बिरादरी का, वो कांग्रेस के पास है। आप मुझे बताइए, केशव प्रसाद मौर्य को कौन जानता था? योगी आदित्यनाथ भाजपा में कब आए? अरे 95 से MLA हैं भाई। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, उनको कौन जानता था? इवन दैट, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने को भी तैयार नहीं हो कि हमारी बीमारी है। आपकी बात पे आऊंगा। मेरे इसी बात में आपके प्रश्न का जवाब छिपा है। जब नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया 2001 में, कितने लोग नरेंद्र मोदी को जानते थे उसके पहले देश एक रियलिटी आपको बताऊंगा, आप सुन लो। मैं आपको कह रहा हूं, फेस जैसे BSP है, सुन लीजिए, जैसे BSP है, और एक आपको मैं एक बात बताता हूं। जैसे BSP है, वहाँ मायावती जी हैं, समाजवादी पार्टी है, वहाँ अखिलेश यादव जी हैं, BJP है, वहाँ योगी जी हैं। कांग्रेस बता दे उत्तर प्रदेश में आप कौन है? मैं तो आपको कहिए कि मैं वहां से लेके यहाँ तक नाम ही नाम बताऊं? मैंने आपको तमाम नाम लिए। क्या PL पूनिया जी दलित का हमारा चेहरा नहीं है? क्या राकेश राठौर जो सीतापुर से तो इस बार पूनिया जी को चुनाव क्यों नहीं लड़ाया आप लोग? क्या वो OBC बिरादरी का चेहरा नहीं है? क्या इमरान मसूद जी नहीं है? क्या तनुज पूनिया हमारे यंग लीडर नहीं है? क्या किशोरी लाल शर्मा जी इनमें से कौन ऐसा है जो आप पार्लियामेंट हैं, वो नहीं है फेस? क्या इसमें से कौन ऐसा है जो और आपका इसमें से चीफ कौन है मिनिस्टेरियल जो कैंडिडेट है? केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ से ज्यादा रिनाउंड नहीं है उत्तर प्रदेश में? आज आप उनके सामने 2 इंच भी नहीं है जिनका नाम ले रहे हैं। आप अगर कर्तव्य को और नफरत को 2 इंच मीटर में नहीं, 2 इंच भी नहीं है। मैं तो आपको और इस राजनीतिक हकीकत को पांडे जी, देखिए हम सब बैठे हैं, सब लोग क्या है, हमें सबको और आपकी चिंता है, तो हम आपको बता रहे हैं कि डायग्नोस्टिक सेंटर में आपकी ये रिपोर्ट आई है। पाड़े बाबा सुन लो,
आप मानने को तैयार नहीं हो। नहीं नहीं, हाँ? मैं कह रहा हूं, मैं खुद जानता नहीं था केशव प्रसाद मौर्य कौन है जब उनको बस प्रदेश इसीलिए तो का कह अध्यक्ष रहे भाजपा ने हैं, बनाया। यही वो अहंकार है अहंकार जो नहीं कांग्रेस है। पार्टी के पतन का कारण है। नहीं है ब्रजेश जी, जनता जिसको आशीर्वाद दे दे वही ओके, अंतिम मुख्यमंत्री सवाल बन ये जाए। है, समाजवादी पार्टी आपको उत्तर प्रदेश में क्यों सीटें दे, या आपको साथ क्यों रखे, आपको गठबंधन से क्यों न निकाल दे? ये सवाल यहाँ का नहीं है, ये हम इंडिया अलायंस में क्यों हैं, ये एक जो हमारी सोच है उसको तय करके ही हम साथ आए थे, आज नहीं आए थे, बहुत पहले से। यूपीए 1 अब देखो जिस तरह का आपका परफॉर्मेंस है, 20-25 नहीं, सीट से ज्यादा यहाँ लड़ने का आपको यूपीए स्कोप 1 है में नहीं। भी मुलायम सिंह जी थे, हमारे Thank you. साथ थे, यूपीए 2 में Thank भी you, साथ sir. थे, बाद में भी साथ थे, आज भी साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे। थैंक यू। मैं हीरो वाजपेयी को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं हीरो वाजपेयी जी। ये ठीक है कि आप लगातार जीत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश का मेन अपोजिशन है, और कांग्रेस पार्टी को आप एलिमिनेट करने या ख़त्म करने की या कांग्रेस मुक्त करने की बात कभी नहीं पूरी कर पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं से उग जरूर आती है। कांग्रेस को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। आज भी कांग्रेस के पास भले ही 2% सही, लेकिन जनाधार लेकर बैठी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कभी ये मानना नहीं है कि लोकतंत्र में वो दल खत्म हो जाए। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और ये मानना कतई नहीं कांग्रेस खत्म हो जाए, पर कांग्रेस जिन नीतियों पे चल रही है वो जनता से दूर हो गई, और इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता उन्हें दूर रखी। आप 2 दशक की बात कर रहे थे, मैं 3 दशक की बात करता हूँ। 93 में जब 425 सीट की विधानसभा होती थी, तब कांग्रेस की क्या संख्या थी? तब तो SIR नहीं था। जब उसके बाद 96 में थी 425 विधानसभा, तब कांग्रेस की क्या संख्या थी? तब SIR नहीं था। और लगातार आप देखते चले आइए, चुनाव दर चुनाव कहीं SIR नहीं था, कांग्रेस की क्या संख्या थी। और अभी बिहार में इन्होंने कहा वोट चोरी। बिहार में पिछले कई सालों का आप रिजल्ट देख लीजिए, जब SIR नहीं था, कांग्रेस की हैसियत कहां थी? 2010 में 8%, 2015 में 6.7% और 2020 में 9.48। ये कांग्रेस का परफॉर्मेंस था। मैं ब्रजेश जी, मैं जनता परसेंटेज नहीं समझती, जनता सीटों में आंकड़ा समझती है। सीटों का आंकड़ा आज की डेट में 2 है। तो जनता बिहार में यही देख लीजिए, बिहार में कहा था लगातार आप ये कहना कि वोट चोरी हो रहा है। हाँ, राहुल गांधी अपने सहयोगी दलों का वोट चोरी कर रहे हैं, ये बात बिहार में साबित हो गई है, और ये उत्तर प्रदेश में साबित होने वाली है। आप लायबिलिटी और एसेट की बैलेंस शीट बना रहे थे, और मुझे लगता है सहयोगी दल जो ये इंडी अलायंस जिसे आप कहते हैं, अब ये अपनी बैलेंस शीट बनाने में लगा है। रही बात जहां तक कांग्रेस की, दूसरों पे दोषारोपण करने से आपके दोष कम नहीं हो जाते, आप बेकार की बातें जनता के सामने ले जाते। एक भी एफिडेविट आपने भी नहीं दिया चुनाव आयोग के सामने कि फलाने आदमी का वोट चोरी हो गया। तो पढ़ी लिखी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर आप चालू हो जाते हैं राहुल गांधी, और बताने लगते हैं चुनाव बिहार में हो रहा, पूरा डिस्कोर्स चेंज कर दिया, हरियाणा की वोट चोरी बताने लगे। ऐसे नेतृत्व से, और ये जो आपने एक बात अभी कही बहुत अच्छी कही, आपने कहा मैं आज कांग्रेस पे चर्चा कर रहा हूं, मुझे ये बता दें, ना बिहार में कोई नेतृत्व है पिछले 30 साल से, ना यहाँ कोई सीएम का नेतृत्व है, ना वो ही बात नहीं उठाए है इनसे। भले ही हमारे मित्र उमाशंकर जी ने प्रॉब्लम बहुत हार्ट नाम की दिया है, इनको वो सर्जरी उनके की लीडर जरूरत है, बाईपास। वो उनके लीडर हैं, वो जीत कर आए हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा नाम नहीं है, और ये तो मेरे ख्याल से 30 साल से नाम नहीं ढूंढ पा रहे सीएम का। थैंक यू सर। और जिनकी बात ये कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे ना, 1 मिनट मुझे 1 मिनट अवसर दे दीजिए। हाँ प्लीज प्लीज बोलिए। अगर जो नाम लिया इन्होंने कहा ये इसके मुकाबले उसका, देखिए जनता जिसको लीडर बनाएगी वो लीडर है। योगी आदित्यनाथ पर जनता का आशीर्वाद है, जनता के आशीर्वाद से कोई लीडर बनता है। पहले कांग्रेस इतने साल शासन की जनता के आशीर्वाद से, जनता से बहुत दूर जा चुकी है कांग्रेस। थैंक यू सर, इसलिए ये रिजल्ट उत्तर प्रदेश में, इसीलिए ये रिजल्ट देश में बिना बैसाखी के लड़ नहीं सकते। ऑलराइट, दीपक रंजन आज बहुत तनाव में बैठे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये तो मामला फंस गया, मैं बोलूँगा क्या। बहुत शुक्रिया दीपक जी। तो बताइए कि बिहार के इस चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी के बारे में आप पुनर्मूल्यांकन के लिए तैयार हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए ब्रजेश जी, इवैल्यूएशन, देखिए ब्रजेश जी, आज आपकी डिबेट जो है वो विपक्ष के अगल बगल ही घूम रही है, कि विपक्षों के ऊपर ही पूरी आधारित। कोई तो है जो विपक्ष पर डिबेट कर ले रहा है। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपकी मैं उस पर आना चाह रहा हूं कि आप विपक्ष की दशा और दिशा क्या होगी, इस पर आपने आज डिबेट की। देखिए, हमारे भाई, हमारे सहयोगी, हमारे अलायंस पार्टनर, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मैं समझता हूं मेरी बात से सहमत भी होंगे और मेरी बात को स्वीकार भी करेंगे।
और मैं चाहता हूं आज आपके डिबेट के माध्यम से मैं चिल्ला करके कहना चाहता हूं कि हमारे नेता अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को इंडिया ब्लॉक की कमान दे देनी चाहिए। हैं? इंडिया ब्लॉक की कमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को दे देनी चाहिए। इनके संबंध देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संबंध ममता दीदी से भी वैसे ही अच्छे हैं, उनके हेमंत सोरेन साहब से भी अच्छे हैं, अरविंद केजरीवाल साहब से भी अच्छे हैं, शरद पवार साहब से भी अच्छे हैं, आप जगमोहन रेड्डी साहब से भी उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। तो मैं समझता हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो आदरणीय राहुल गांधी जी जो है बहुत अच्छे से बखूबी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, पूरा विपक्ष उनका साथ देता है। लेकिन मैं समझता हूं, मैं चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर खत्म करना है, नस्ते नाबूद करना है, तो हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को इंडिया ब्लॉक की कमान दे देनी चाहिए। और इस बात से हमारे ये तो थोड़ा सा कमजोर क्या पड़े, आप तो छाती पर बैठकर गला दबा रहे हो। लीडर ऑफ अपोजिशन कमजोर कैसे हो सकता है? लीडर ऑफ नहीं, आप कह रहे हो इंडिया अलायंस पूरा हमको दे दो, मैं मतलब कमजोर क्या पड़े, गला दबा दोगे? अकेले कहाँ है लीडर ऑफ वो इंडिया ब्लॉक? भाई सबको साथ लेकर के हम कह रहे हैं कि जब देखिए, जब सब साथ लेकर के चलेंगे तभी हम जो भारतीय पांडे जी को चक्कर पानी मंगाओ। देखिए इसमें हम तो समझते हैं कि हमारी बात से सहमत भी होंगे, हमारी बात को स्वीकार भी करेंगे। अच्छा, आप आउट ऑफ टर्न पूछ लीजिए कि कहीं स्वीकारता में कोई कमी है, बताओ कहीं से कोई कमी। एक सेकंड रुक जाओ, दे दो बात, चलो बताओ। ब्रजेश जी, आप थोड़ा इंडिया का जब नहीं इनकी बात का देखो, आउट ऑफ टर्न इन्होंने कहा है। सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं। इंडिया का गठबंधन हुआ था तो संयोजक कौन था? राहुल गांधी तो नहीं थे, नीतीश कुमार जी थे। तो अब बना दो राहुल अखिलेश यादव। ये मैं थोड़ा ही कह पाऊंगा। तो इन्होंने मांगा ये है, तो इंडिया गठबंधन बैठ के तय करेगा ना। बिल्कुल मांगना चाहिए, उन्होंने मांगा है। देखिए बिल्कुल उन्होंने मांगा है। आपका डिबेट हम यहाँ बैठ के तय बड़े बड़े नेता देखते हैं। और मैं समझता हूँ आप उसके नेतृत्व के लायक नहीं रह गए, अब आपको नेतृत्व परिवर्तन नहीं लायक लायक पड़ेगा। उसकी बात नहीं है ब्रजेश जी, मैं कह रहा हूं जब इंडिया का गठन हुआ था, नीतीश कुमार जी उसके संयोजक तो अब अखिलेश यादव तब भी राहुल गांधी जी उसके संयोजक नहीं थे, वो नेता प्रतिपक्ष। तो आप संयोजक का पद छोड़ने को तैयार हो? नीतीश कुमार जी थे ही नहीं। नीतीश राहुल कुमार जी तो जी नेता जिस लाभ में प्रतिपक्ष भी हो, जिस लाभ में भी वो छोड़ करके चले गए। लेकिन हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी से मोर्चा लेने में तब भी सक्षम थे, आज भी सक्षम है, और मैं समझता हूं कि आगे भी सक्षम रहेंगे। अच्छा, 2017 में दीपक जी बहुत क्लियरली देखिए, दर्शक भी सुन रहे हैं आपको, 2017 में कांग्रेस को आपने 105 सीटें दी थी। जी 27 में कितना दोगे? देखिए 27 में हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा सीट को लेकर के नहीं सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सोचना चाहिए। अच्छा, ये 39 सीटों पे सिर्फ आगे थे पार्लियामेंट इलेक्शन में, डेटा तो देखा ही होगा आपने। हाँ जी। उससे ज्यादा क्या दे पाएंगे? देखिए लोकसभा का और विधानसभा का सिनेरियो और जनता का ओपिनियन है, जनता की वोटिंग का बिल्कुल अलग होता है। बिहार के बाद क्या ये आपके लिए लाइबिलिटी हो गए? नहीं, लाइबिलिटी हमारे लिए कभी नहीं, तब भी एसेट थे, आज भी एसेट है। लेकिन हमारी बात को अगर स्वीकार कर लेंगे तो आगे भारतीय जनता पार्टी को रोकने में इंडिया ब्लॉक जो है, यानी आप सीटें दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके नेता को अलायंस का लीडर बना दिया जाए। अनकंडीशनल सीटें देंगे, लेकिन सीटें जो दें उस पे इनको भी चीजें माननी चाहिए, इनको भी चीजें समझनी चाहिए, क्योंकि हमको खुद 100 सीटें दे पाओगे कि अब उसमें नहीं, ये बहुत ज्यादा है? देखिए वो तो मेरा अधिकार ही नहीं कि हम कितनी सीटें दे पाए, कितनी, वो तो खुद से इनको बता देना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो हम त्याग करने के लिए तैयार हैं। हमने हरियाणा में त्याग किया, हमने बिहार में त्याग किया, हमें लग रहा था कि तो बिहार में त्याग की बारी किसकी है? किसकी? भाई जो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहता, हम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस अगर कहे कि हम कम से कम 100 सीट पे लड़ेंगे तो क्या करोगे? तो मैंने कहा ना कि त्याग, भाई हमने दो स्टेट में, बड़े बड़े स्टेट में त्याग किया, थोड़ा बहुत त्याग। लेकिन कांग्रेस जिसके साथ अलायंस में जा रही है वो पार्टनर को नुकसान हो रहा है। आप बिहार उदाहरण देख लो। देखिए नफा नुकसान समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक लक्ष्य है, एक मोटो है, भारतीय जनता पार्टी को रोकना, इनके कुशासन से उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता को निजात दिलाना। देवतुल्य जनता को निजात दिलाना, उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता, सब भैया देवतुल्य बना दियो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप कांग्रेस को सीट देंगे, लेकिन एक कंडीशन ये है कि आपके नेता को, कोई कंडीशन नहीं, मानना समझना इन लोगों को चाहिए, कांग्रेस पार्टी को चीज को समझना चाहिए और ये देखना चाहिए। मैंने कहा ना, ये तो हाथ मरोड़ने वाली भाषा हो गई। नहीं, हम कैसे हाथ मरोड़ेंगे? थैंक यू सर। इतनी बड़ी पार्टी है, हम इसका हाथ मोड़ सकते हैं? लेकिन चीजें जो है, जो आदमी डिबेट शुरुआत करके कह रहा है कि ये सहमत होंगे और सहमत होना चाहिए, ना। तो फंसेगा बेचारे, जाए कहाँ? अच्छा, बिहार में जो करके आए हैं, उत्तर प्रदेश में तो झुककर ही चलना पड़ेगा इनको। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता महासचिव हैं। दुबे जी, ये कांग्रेस पार्टी इस हालत में कैसे होती जा रही है और क्या हो गया? आपका एनालिसिस क्या कहता है और आपकी पार्टी की समझ क्या कहती है कि इन लोगों की ये हालत क्यों हो रही है? ना इनके पास कोई लीडर है,
ना इनके पास कोई नीति है उत्तर प्रदेश में, ना कोई कार्यक्रम है। ये अलायंस के अलावा तो कहीं नहीं चलते। जब अकेले लड़े तो देखिए क्या हालत हुई थी। देखिए वो उनकी पार्टी है, वो कैसे चलावें, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ जी। विश्लेषण करना ये आप लोगों का काम है। लेकिन चूंकि आपने सवाल किया है तो सवाल भाई ये केवल संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठा देने से तो दल नहीं चला करते, अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात करने से दल नहीं चला करते। तो आप पहले अपने जनाधार को बढ़ाइए, अपने संगठन को मजबूत करिए, संगठन को मजबूत करके सरकार में आइए, फिर उसके बाद अधिकारियों को हटाइए। ये काम आपको करना चाहिए। लेकिन आप तो केवल संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठा रहे हो। जो जनता चुन करके लोगों को भेज रही है, जनता अपने वोट दे रही, तो ये तो जनता का भी अपमान है। तो जब आप पहले जनता के बीच जाइए, जनता के बीच जुड़ने का काम करिए, जहां तक मैं समझता हूं। और वो इनके पास असल में आप जैसी पलटी मारने की कला नहीं है। नहीं, पलटी तो सभी अपने गठबंधन कर रहे हैं। गठबंधन उन्होंने भी किया, गठबंधन हमने भी किया। इसमें पलटी कहाँ मारने की बात आ गई? सभी पलटी कब हाथ छुड़ा के चौराहे से भाग जाओ, आपका कोई ठिकाना नहीं। नहीं, क्या कौन गठबंधन नहीं कर रहा है ब्रजेश जी? आप तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल किसी का पक्ष लेने की बात कर रहे हो। गठबंधन तो सभी पार्टियों ने किसी किया। का अच्छा सवाल बर्दाश्त नहीं है। आप ब्रजेश जी, आपको राष्ट्रीय लोकदल ही दिखाई पड़ता है। किसने गठबंधन आज किस पे चर्चा हो रही है? कितने गठबंधन किए? आज कांग्रेस पे खुल के आज बिहार पे आप चर्चा कर रहे हो। बिहार में इंडिया गठबंधन की क्या हालत थी? कितने मतभेद आपस में इनके थे। आज यहीं बैठ के आप चर्चा कर रहे हो। दोनों लोगों के बीच में कितने मतभेद हैं? क्या मतभेद हैं? उस पर चर्चा आप नहीं कर रहे हो। कोई अध्यक्ष ही मांग रहा है, कोई संयोजक मांग रहा है, कोई नेतृत्व मांग रहा है। आपको इस पर चर्चा कर दिखाई पड़ रही है। अरे भाई, गठबंधन हमने किया, गठबंधन सभी ने किया। कितनी पार्टियों का गठबंधन है? ये कितना मिर्ची लग गई जब मैंने कहा पलटने की कला। मिर्ची ये लगी कि देखिए, इतना क्यों मिर्ची लग रही है आपको? मिर्ची हमें नहीं लग रही है। आपके सवाल को लेकर के लग रहा है कि आपको लगा कि वो राष्ट्रीय लोकदल ही दिख रहा है, कि जो सबसे आपने कमजोर राष्ट्रीय लोकदल को समझ लिया। कमजोर? लखनऊ में आप ताकत में हो, सत्ता में हो, दिल्ली में आप हुकूमत में हो। हम हुकूमत, आपको कमजोर कौन समझेगा? आप उंगली तो हम ही पे उठा रहे हो। आप ये बताइए, किसने गठबंधन नहीं किया? क्या उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया? किसने गठबंधन किया? कब गठबंधन कर रहे हैं, कब इनसे कर रहे हैं, कब उनसे कर रहे हैं? अरे आपको कांग्रेस के बारे में बोलना था, आप खुद ही गुस्सा हो गए अपने ऊपर। हम नहीं गुस्सा हो रहे हैं। हमने आपके क्या मैंने अच्छा क्या पूछ लिया? कौन सा गुनाह कर डाला आपने? ये कहा भैया पलटने का खेल सिर्फ आपने सीखा है। नहीं, आप उतने भड़क के 2 मिनट से लेक्चर दिए जा रहे हो। लेक्चर दिए जा रहे हो। हम कहीं नहीं पलटे। हम किसान के साथ थे, हैं और रहेंगे। हमने कोई एजेंडा कभी बदल दिया तो बताइए आप। हमने आपसे वादा किया था इसी चैनल पर, रोज आप हमसे बहस करते थे कि भैया 400 कब होगा? 400 हुआ? कांग्रेस के पास इमरान मसूद हैं, कह रहे हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उनके यहाँ कौन है ये वो तय करें, हम अपनी बात कर रहे हैं। और सहारनपुर में आपका बस्ता पैक करके भेज दिया आपको। जी, आप चर्चा बिहार से लेकर के आए हो। बिहार में क्यों बिहार पे मैं बात करूं? मैं यूपी में बात करूंगा। आप थोड़ी तय करोगे मेरा सवाल क्या होगा। आप यूपी में बात करो, हम क्या करें? यूपी में ये दोनों लोग गठबंधन में रहे तो क्या स्थिति रही, ये आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो आप खुद ही देख रहे हो। इस पर चर्चा करो ना कि इनके बीच में क्या पलटीमारी चल रही है। 2 मेंबर आप पार्लियामेंट जीत के आए हो, अगर 6-6 12 भी जोड़ दें तो भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 39 सीट पे आ गई थी। 39 सीट पे आ गई थी यूपी में। आप कांग्रेस के बराबर कहाँ खड़े हो उत्तर प्रदेश में? ये तो पांडे जी बोल नहीं पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो अपना जनाधार बढ़ाएं। हम कहाँ कह रहे हैं? ये उनका दल है, वो अपने दल को कैसे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, ये उनको करना चाहिए। उसके बाद जो है संवैधानिक संस्थाओं को धमकाओ। आप पहले ही धमका करके सोच रहे हो भाई आप जनता के ऊपर जो है क्यों निर्णय थोप रहे हो? जी एक ट्रेनिंग कैंप चलाओ इन लोगों का। नहीं, हम काहे को ट्रेनिंग कैंप चलाओ? आप चलाओ, आप उंगली उठाओ, आपको जो सूट करे वो आप कभी किसी पे करो, किसी भैया इनके मन में बड़ा जहर है, समझ लो। ये आपका बड़ा सवाल गुस्सा है अंदर से। ये नहीं, हम काहे को, हम अपने मुद्दे पे थे, हैं और रहेंगे। उसमें कोई पलटीमारी नहीं। शिको जी बहुत शुक्रिया। तो बताइए कि कांग्रेस पार्टी बिहार का ये जो परफॉर्मेंस था उसका उत्तर प्रदेश में आने वाला जो असेंबली इलेक्शन है उस पर क्या इम्पैक्ट अलायंस में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, और क्या कांग्रेस अपनी निगोशिएशन पावर को, बार्गेनिंग पावर की कैपेसिटी को यूपी में खो चुकी है? देखिए, अभी मैं देख रहा था कांग्रेस के मित्र और समाजवादी पार्टी के मित्र दोनों के बीच जो बातचीत हो रही थी बड़ी भयानक टाइप की मुझे लगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से ये बात कह दी वो मुझे लगा कि वो राहुल गांधी को नकारने वाली जैसी बात इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कह दी। हुआ क्या है कि बिहार की बुरी हार के बाद में ऐसा प्रतीत होता है, सड़क पे कभी कभी हम लोग देखते हैं 2 गाड़ियां जा रही हैं, दोनों टकरा के गिर गए, दोनों चोट खा गए। एक तो चोट खा गए, दूसरे आपस में लड़ रहे हैं।
और ये लड़ाई का माहौल कहां से शुरू हुआ है? ब्रजेश मिश्रा जी ने नहीं, भारत समाचार ने नहीं। यहाँ तो बहुत निष्पक्ष और डिबेट होती है और पक्ष विपक्ष को दोनों को बराबर की जगह दी जाती है। लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं ने ये बयान लगातार दिया कि कांग्रेस सबको खा जाएगी। ये प्रधानमंत्री जी चुनाव के टाइम से ही कह रहे थे कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को खा जाएगी, और आज भी शिवराज जी का ये बयान आया कि भैया सावधान हो जाओ, खा जाएगी। भाई तुम्हें काहे की चिंता है? भाजपा को काहे की चिंता है इसमें भाई? अच्छा, ये अगर कमजोर होंगे तो, यानी वो लड़वाना चाहते हैं शायद, और उनका ये धर्म भी है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का ये धर्म होता है कि प्रतिद्वंदी जो है वो कमजोर पड़े, और वही होने भी लगा। आज भारत समाचार की डिबेट में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ये बात कह दी कि अखिलेश यादव जी को नेतृत्व हमें दो, ये बड़ी बात है। नेतृत्व हमें दो, नेतृत्व दो। नेतृत्व मतलब राहुल गांधी को नकार दिया। ये कह तो नहीं पाए, कहना चाहिए भी नहीं है, यानी वो फेल हो गए। ये बात तो आज ये बात शुरू, और आपको पता होगा टी हसन ने क्या कह दिया कि भाई ओवैसी को ले आओ, मैं तो चाहता हूं ओवैसी को ले आओ। तो यानी विपक्ष एक तो हारा हुआ, दो लोग गाड़ी से गिरे, दोनों चोट खाए, अपने घाव ठीक करने के बजाय वो आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है उत्तर प्रदेश? कांग्रेस की कुछ तो प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। पहली चीज तो ये कि राहुल गांधी, जिसको प्रियंका नहीं उठा पाई उसको कैसे दूसरे लोग उठा पाएंगे? नहीं, मैं इस बात से शुरुआत, क्योंकि कांग्रेस के साथी जो हैं वो बहुत गुस्सैल हैं, इससे आप दबाव में मत आओ। राहुल गांधी जी की तारीफ कर लूं, बहुत अच्छे नेता हैं, जमीनी नेता हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, निडर हैं, और देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता हैं। ये बात सही है, लेकिन कोऑर्डिनेटर वो जीरो है, और उनकी पार्टी में भी कोऑर्डिनेशन के लिए जीरो स्थान है। दूसरी बात, अभी यहां चर्चा हो रही थी, मुझे लगा कि कांग्रेस ने 2-3 गलतियां तो बहुत बड़ी की। जब ये तय हुआ कि इंडिया गठबंधन बनेगा, सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। इसको किसने कहा? नीतीश कुमार ने कहा, और नीतीश कुमार को संयोजक कहां आपने घोषित किया जो आप कह रहे थे? नीतीश कुमार के लोग 3 महीने तक चिल्लाते रहे कि साहब कुछ करो 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 करो, कुछ नहीं कर रहे थे। 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है, साहब बिजी हैं, 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है। इस बीच में नीतीश बाबू बिदक गए और पलटी मार ली, और अगर नीतीश बाबू नहीं बिदकते, उनको सम्मान मिलता, उस इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उनके साथ बैठता, उस तरीके से मीटिंगें होती, उस तरीके से एकजुटता होती, तो मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जीत पाता, और अगर वहां हार हो जाती तो पूरा सिलसिला जो है जीत का वो रुक जाता। कांग्रेस की ये बड़ी अच्छा, संक्षेप में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की समस्या, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की समस्या सबसे बड़ी यही होने जा रही है कि वो आज की तारीख में भी समाजवादी पार्टी के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे, ये संकेत मिल रहे हैं। मैं एक चीज बता, क्या कांग्रेस क्या समाजवादी पार्टी के रहम पर अब निर्भर है, मर्सी? मैं आपको एक चीज बता दूं, रहम वहम नहीं, आज भी झिंगुर पहलवान है कांग्रेस, और उनके अंदर वही अकड़ है जो पहले थी बिहार के से पहले। मैं 2 चीजें कह दूं, एक तो महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राहुल गांधी ने की एक रिसर्च टीम ने वोट अधिकार यात्रा के बाद में एक रिसर्च करवाया, जिसमें वोट चोरी के उन्होंने कुछ एविडेंस पेश किए। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने पेश किया, सब लोगों ने बड़ी सराहना की। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ये मुद्दा सबसे पहले अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के चुनावों के बाद उठाया था कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, वोट चोरी हो रहा है। तो मैं एक बात बस कंप्लीट कर लो सर। और उसी बात को राहुल गांधी जी ने बड़े प्लेटफॉर्म पे उठाया, लेकिन जो उन्होंने रिसर्च किया उन राज्यों में किया जहां उनकी ताकत थी, जहां कांग्रेस भाजपा से लड़ने की स्थिति में थी। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा मुद्दा था चुनाव आयोग का राहुल गांधी जी ने कोई नाम उत्तर प्रदेश का नहीं लिया। उनकी रिसर्च टीम यहां आई नहीं, जबकि थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थी। और वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। वीरेंद्र जी, जब आप ये एनालिसिस करते हैं कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस को, खास तौर पर हिंदी भाषी राज्यों में, दिल्ली हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कांग्रेस इस स्थिति में कैसे पहुंच गई, और अब बिहार की जो पराजय हुई है उसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस में सीट शेयरिंग पर आपका क्या आकलन है? ब्रजेश जी, कांग्रेस में कोई चमत्कारिक नेता नहीं रहा, खास तौर से उस दौर में जब 2004 और 2009 में यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार बनी। कांग्रेस का पतन का कारण वहीं से देखा जाना चाहिए पूरे देश में, और आज तक उसके बाद से 2004 से 2025 में हम खड़े हैं, या कई साल हो गया, कांग्रेस उबर नहीं पा रही है, क्योंकि कांग्रेस पर कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, प्रधानमंत्री को मौन मोहन रहना, तमाम सारे इतने आरोप लगे कि पूरे देश ने माना कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार है। और 2014 में फिर इसीलिए मोदी का उफान हुआ।
उसके बाद राहुल गांधी भी आए, लेकिन राहुल गांधी वो टक्कर नहीं दे पा रहे हैं जो बीजेपी के पास रणनीति है। उनके पास संगठन बहुत है, उनके पास डेडिकेटेड नेता हैं और वोट बैंक बड़ा है। कांग्रेस आज भी उसी दुनिया में जीती है जहां वो सोचती कि हम सबसे बड़े हैं, जिसको गठबंधन करना हो हमसे करें। लेकिन कई राज्यों में हारने के बाद उनको भी ये बात समझना होगा कि जहां जो बड़ा भाई है उसको मानना पड़ेगा, बड़ा भाई उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। वो सिमटते जा रहे हैं, उनकी उत्थान पर नजर नहीं है। उनके नेताओं की जो बयान है वो इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, वो बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक दिखाई पड़ती हैं। आज आप कांग्रेस के एक सांसद हैं इमरान मसूद, उनका बयान सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि वो 300 सीट अकेले लड़ेंगे, उनका दावा दिखाई पड़ता है। गठबंधन में जो सम्मान का भाव होना चाहिए वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं दिखा अभी तक इन लोगों का। राहुल और अखिलेश के बीच तालमेल चाहे जितना बेहतर हो, लेकिन नीचे के लेवल पर नेता समाजवादी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस वाले काफी तल्ख बोलते रहे हैं और उनको रोका नहीं गया। अब बयानों से अगर इमरान मसूद चमत्कार कर दें तो शायद कांग्रेस का कुछ हो जाए। वैसे उनको ये जानना और समझना होगा कि लोकसभा की स्थिति भिन्न होती है और विधानसभा चुनाव की स्थिति भिन्न है। लोकसभा में मुसलमान ये जानता है कि देश में अगर कांग्रेस सरकार बना सकती है तो वही बना सकती है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन विधानसभा में उसको ये पता है कि कांग्रेस यहाँ सरकार नहीं बना पाएगी अपने दम पर, उसको समाजवादी पार्टी की ओर इसलिए वो मुड़ जाता है। और कांग्रेस अगर यहाँ सीट 100-150 मांगेगी तो फिर वो बीजेपी के से मुकाबला नहीं कर पाएगी। वैसे भी 2 विधायक हैं इनके पास, कुल 403 में 2 एमएलए। कितना मिलना चाहिए गठबंधन में पार्टी को? खाली राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है तो आप ये मानते हैं कि बिहार नतीजों ने उत्तर प्रदेश में इनकी पॉलिटिकल पोजीशन को बहुत बड़ा सेटबैक दिया है? ब्रजेश जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही, जो चुनाव हारते हैं उनको अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए राजनीतिक लोगों को। तो बिहार ने तो पहले लोकसभा में भी ये नहीं जीत पाए थे बीजेपी से, विधानसभा में भी हार गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये बीजेपी से जीते हुए हैं लोकसभा में। अगर ये समझदारी से रहेंगे तो मुकाबला कड़ा करेंगे ये विधानसभा में। दूसरी बात ये है कि विक्रम बेताल की तरह लदो ना, पेड़ पे टंगा रहो, जैसे कोई राहगीर दिखे कूद के विक्रमादित्य के पीठ पे लद जाओ। किसकी तरह? कांग्रेस वही हाल है कि जैसे विक्रमादित्य नीचे से गुजरता है पेड़ के, तैसे ये डाली पर से कूद के उसके पीठ पे लद जाते हैं। विक्रमादित्य मार्ग वालों की डाली पे। हाँ, विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य थे ना विक्रम बेताल में। नहीं, वो मार्ग भी है ना लखनऊ में एक विक्रम, क्या यहाँ भी विक्रमादित्य है शायद, है कहीं, हम एक आध बार देखे हैं शायद। तो वही जिसमें सपा का दफ्तर, जिसमें कांग्रेस सपा के का पास दफ्तर कोई संगठन नहीं है। वीरेंद्र जी बोल रहे हैं, एक सेकंड, हमें पता नहीं था, पूछ लिए जी वीरेंद्र जी। देखिए, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, जितने लोग हैं सब नेता हैं। तो कांग्रेस लहर में जीत जाए बात अलग है, जब नेक टू नेक फाइट होगी, आमने सामने होगी, तो वहां वो पीछे हट जाती है। अब कांग्रेस को 35 साल हो गया उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर हुए। ये उनको देखना होगा कि पहले हमें गठबंधन के साथ आगे आना चाहिए, पहले किसी बड़े भाई को आगे मौका देना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि इन्होंने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को धक्का दे दिया था, फिर ये दिल्ली में आए, ये आम आदमी पार्टी को धक्का दे दिया, वहाँ उन्होंने वहाँ पर उनके खिलाफ लड़े। तो ये इंडिया गठबंधन की बात तो करते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को उतना सम्मान नहीं दे पाते जो इनको देना चाहिए। तो कुल मिला के बात इतनी है ब्रजेश जी कि गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में किए गए होते हैं।
जानबूझकर किए गए पाप को खाली यमराज का भैंसा ही धो सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो ये राजनीति में कांग्रेस इस बात को समझ ले। फिलहाल सुनिएगा, अगर बांटने का काम बीरेन जी के पास दे दो तो ये बड़े निर्दयी हो जाएं। अगर सीट शेयरिंग इनके हाथ में हो तो ये तो बहुत जालिम निकलेंगे। तो दुबे जी के साथ तो पता नहीं क्या करेंगे। कि बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है और हमें हर रोज झूठी कहानी सुनानी पड़ती है। और तुम एक बार जो टूटे तो जुड़ नहीं पाए, हमें तो रोज ये जिल्लत उठानी पड़ती है। और मुझे तो खरीदने ऐसे भी लोग आते हैं जिनके कहने से कीमत घटानी पड़ती है। बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। मेरे साथ उमाशंकर पांडे हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। आज कसौटी पर ये कसे जा रहे हैं, तो आज इनके लिए डिफ़िकल्ट डे भी है और डिबेट भी। पांडे जी, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि एक जो सोशल बेस होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बात को चिंतन के लिए, विचार के लिए तैयार क्यों नहीं है कि आपका अब कोई सोशल बेस नहीं बचा, आपकी पार्टी का परसेप्शन नहीं बचा और आपके पास उत्तर प्रदेश में लीडरशिप नहीं है? आप इस पर चिंतन को तैयार क्यों नहीं हो? ब्रजेश जी, देखिए, आप ही निर्णय भी सुना दे रहे हैं कि हम चिंतन को नहीं तैयार हैं, जबकि मैंने कहा कि हम लगातार चिंतन कर रहे हैं, बिहार का भी, हरियाणा का भी। राहुल जी का जो SIR और जो वोट चोरी का उनका तथ्यात्मक विश्लेषण था मीडिया के सामने, वो उसी चिंतन के बाद जो निकला था वो उसी का परिणाम था। तमाम आरोप तमाम लोगों ने लगाए कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने गठबंधन पार्टनर का को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ब्रजेश जी, माननीय मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई। मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी, कांग्रेस पार्टी ने उनकी सरकार बनाने में भूमिका निभाई, पूरी मदद की। इसके अलावा जो हमारे गठबंधन के पार्टनर हैं, तमिलनाडु में हमारी गठबंधन की सरकार, MK स्टालिन जी, वो मुख्यमंत्री हैं, वो वहाँ पे ताकतवर थे, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े। बिहार में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री घोषित करके हम लोग चुनाव लड़े। महाराष्ट्र में हमने उद्धव ठाकरे जी के साथ मिलकर सरकार चलाई और दोबारा जब हम चुनाव लड़े, हम उनके साथ मिलकर उनके नेतृत्व में हमने सरकार चलाई। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, पत्रकार जी का शायद उधर ध्यान नहीं गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनके साथ मिलकर सरकार बनाई, उनकी पार्टी को या तो तोड़ा या खत्म करके माना। जैसे दुष्यंत चौटाला को खत्म कर दिया हरियाणा में, शिवसेना को खत्म कर दिया महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट और उनको तोड़ के 2 हिस्सों में बांट दिया। अकाली दल पंजाब में खत्म कर डाला। लोक जनशक्ति पार्टी के परिवार में भी विभाजन कर दिया, पार्टी में भी विभाजन कर दिया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो भारतीय जनता पार्टी के डिसेंट्रलाइजेशन के बजाय सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और सबको आपस में जोड़कर अब समाजवादी पार्टी अलायंस का नेतृत्व चाहती है। एक और बात, आपने कहा उत्तर प्रदेश में नेता नहीं है कांग्रेस के पास। मैंने तमाम नेताओं के नाम गिनाए और सभी जाति बिरादरी के मजबूत जनाधार वाले नेता हैं जिनको सरकार चलाने का भी लंबा अनुभव रहा है। ब्रजेश पाठक से लेकर जितिन प्रसाद तक जो तमाम नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से ट्रेनिंग लेकर गए हुए उधार के नेता हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है और इसलिए उसके जितने इनके मंत्री होंगे, विधायक, सांसद भाजपा के टोटल होंगे पूरे देश में, उसका 4-5 गुना पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री कांग्रेस में आज भी है। ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा अहंकार नहीं है ब्रजेश जी, ये हकीकत है। अब आपके पास मैंने एक सवाल पूछा कि यूपी में ना सोशल बेस है, ना आपके पास कोई एक सर्वमान्य ऐसा नेता है। आप 5-6 नाम बार बार गिनाते हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप एक नाम बताएं कि उत्तर प्रदेश में यह नेता हमारा चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पर है और ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो बीमार और ICCU में है उसे बाहर निकाल के चला सकता है। देखिए, आपने सोशल बेस की बात की। कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना नारा है, जाति पर न पांत पर, मुहर लगे की हाथ पर। कांग्रेस पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती, न जातियों के दिलों के बीच नफरत खड़ी करती है, न धर्म के आधार पर नफरत। और अभी ये बात कौन कह रहा था कि हमारे पास हर जाति का नेता है? जी, अभी मैं कह रहा था ये मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हर जाति का नेता है और मैं गुलदस्ता लिए आप उसको गलत
नहीं, गलत नहीं, मैं कहा था नहीं, मैंने कहा कि 36 बिरादरी का गुलदस्ता है कांग्रेस के पास। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के हर जाति धर्म के लोग को लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी और सबको समाहित करके हो गई है हम कि उसको ले रहे हैं। हमारे पास प्रमोद तिवारी जी हैं, सुनिए, प्रमोद तिवारी जी, पीएल पूनिया, इमरान मसूद, किशोरी लाल शर्मा, राकेश राठौर, नकुल दुबे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय राय, उज्जवल रमण सिंह, तनुज पूनिया, राहुल गांधी, इसके बाद कोई सवाल नहीं पूछूंगा, सब तो उत्तर प्रदेश के। आप इसके बाद सवाल नहीं तैयार पूछेंगे। हैं और मैं कह रहा हूं उनकी सरकार बनता ही नहीं इसके बाद उनकी सवाल। पार्टी जो है उधार के नेताओं पर है। थैंक यू ब्रजेश पाठक हमारे यूथ कांग्रेस नहीं, सही है, ठीक जा रहे हो प्रसाद सर। जी हमारे यूथ ठीक जा रहे हो सर। 67% नेता भारतीय जनता पार्टी थैंक यू सर। उत्तर प्रदेश के वो भारत कांग्रेस पार्टी से Thank उधार you। पर ले जाए गए हुए हैं। अच्छा, एक बात ये बताओ कि वो दीपक रंजन ने बहुत बोल्डली आपसे कहा है कि अब इंडिया अलायंस का नेतृत्व तो अखिलेश यादव के हाथ में सौंप दिया जाए। बिल्कुल उनको मांग कर रहे हैं, उनका मांग, उस पर हमारा क्या विरोध हो सकता है। ये तो इंडिया एक परिवार है, सारे नेता बैठेंगे। अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, आप नेतृत्व के लायक नहीं रह गए, तो वो सब बैठेंगे, सब निर्णय लेंगे। नेतृत्व की नैतिकता खो चुके हैं। नैतिकता नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी, दीपक रंजन, कांग्रेस पार्टी अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकती। इंडिया के जो पार्टनर है वो निर्णय लेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेंगे। अखिलेश यादव जी में काबिलियत है, मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कि ये जो कोलिशन है आप लोगों का अलायंस है, ये कांग्रेस आपके लिए कोई हेल्पफुल रहेगी उत्तर प्रदेश में? इनका जो वोटिंग पैटर्न रहा है 2022 का अगर हम देखें तो उसमें ये आपके लिए असेट तो कहीं से नहीं दिख रहे हैं। देखिए इंडिया ब्लॉक का अलायंस जो है, या आप एक कमजोर कांग्रेस खुद चाहते हैं? नहीं, वो देखिए हमारा इंडिया गठबंधन एक गुट और एकजुट है। हम लोग आगे इसी तरीके से बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मैंने देखा आप कितने एकजुट हो। नहीं, एकजुट, इसमें एकजुटता में हमने कौन सी, हमने भाई जब आदमी कमजोर है, बुरे टाइम में चल रहा है, छाती पे बैठ के कह रहे हो ये दे दो, ना आपने तो जबरदस्ती उनके पॉकेट से निकाल लिया। अच्छा, हम एक पार्टी के अदना से सिपाही हैं, कार्यकर्ता, अपने नेता को सबसे सर्वोच्च देखना चाहेंगे, नहीं देखना चाहेंगे? आपके पहले क्यों नहीं देखना चाह रहे थे? ये बिहार के बाद ही डिमांड कैसे आई? अरे आदरणीय ब्रजेश जी, आप अधिकृत प्रवक्ता हो, आप जो कहोगे मैं मानूंगा। हम तो सोते जगते देखना चाहते हैं। आज मौका मिला तो आपके चैनल पे मैंने अपनी दिल की बात भी रख दी। हम तो सोते जगते देखना चाहते हैं। तो आप बताओ क्या कमी, इसमें क्या बुराई है? क्या गठबंधन में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? कहाँ पे? ये तो देखिए, ये आकलन देख कांग्रेस पार्टी को करना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो जिस तरीके से त्याग करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने बहुत त्याग किया है। ये कुर्बानी क्या मांगती है? एक वो फिल्म थी उत्तर प्रदेश में बलिदान देना पड़ेगा। नहीं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बलिदान देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 17 में सरकार थी समाजवादी पार्टी की, हमने 105 सीटें दी थी। ओके, ऑल राइट। में हीरो तो अभी 17 में, 27 में तो उसको सब आकलन करते हुए, एनालिसिस करते हुए अब कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा। गिरी है कांग्रेस तो कैसा हंसी आ रही है, मुझे दुख हो रहा है कांग्रेस के लिए कि कैसे हंस रहे हैं। देखिए आपकी बात, मतलब क्या हंस रहे हैं, दीपक रंजन के चेहरे की हंसी देखो, रुक ही नहीं रहे, जैसे कांग्रेस ना कमजोर हो गई। अभी आप कहते परेशान दिख रहे हैं, अब हंस रहे हैं तब भी दिख नहीं, आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो। मुझे ये दुख हो रहा है पांडे जी के लिए कि आप मजाक उड़ा रहे हो। दुख हो रहा है अपने बड़े भाई अनिल दुबे भाई। ऑल राइट, हीरो वाजपेयी जी मेरे साथ मौजूद है। वाजपेयी जी देखिए, अगर 2024 का डेटा मैं आपके सामने रख दूं, उत्तर प्रदेश की असेंबली सेगमेंट में आपकी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती। अगर उसको असेंबली इलेक्शन में हम कन्वर्ट कर देते, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 224 असेंबली सेगमेंट पार्लियामेंट के चुनाव में जीत कर आया है। देखिए, राजनीति कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं कि अगर 2024 के सीजन में ऐसा आया तो 2027 में भी ऐसा होगा। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और जनता का आशीर्वाद योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पुनः 300 से ज्यादा सीटें लेकर इस बार सत्ता में वापस आएगी। जनता ने वहां गर्दा उड़ा दी, बिहार में जनता यहां गर्दा उड़ा देगी। लेकिन सर एक बात बताओ, जो पार्लियामेंट का इलेक्शन, इसको आप कैसे आंख मूंद सकते हो? आप कहते हो 22 का देख लो, 17 का देख लो, 24 का तो देखो ना सर। यहाँ तो जनता ने आपको मतलब बाहर किया ना, आपको हराया। मैंने ब्रजेश जी मैंने आप ही से सुन के अभी जानकारी हासिल करी कि पार्लियामेंट का चुनाव अलग उस पर होता है, विधानसभा का अलग, और मुझे लगता है हम विधानसभा के पैटर्न पे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जनता का आशीर्वाद योगी। आप चाहते हैं कि मैं उस डेटा पर बात करूं जो डेटा आपको कंफर्ट देता है,
तो सर मैं 89 में 85 में कांग्रेस के डेटा पे बात करूंगा। देखिए दुनिया कंफर्ट जोन, देखिए दुनिया कंफर्ट जोन में रहती है। अभी सपा के प्रवक्ता इतना हंस रहे थे कंफर्ट जोन में, आपने टोका भी भाई किसी के उसमें क्यों इतना दखल है, किसी की परेशानी में क्यों हंस रहे हो? तो दुनिया कंफर्ट जोन पे हंसती है। क्या अनिल दुबे भी कंफर्ट जोन में है? एक सेकंड सर, वो तो हमेशा कंफर्ट जोन में है, सरकार के साथ है, हमारे पार्टनर है, और सत्ता है, सत्ता कंफर्ट जोन ही मानी जाती है। अब इससे बड़ा कोई इल्जाम दुबे जी क्या लगाएगा कि सत्ता का कंफर्ट आपकी मतलब इससे ज्यादा लाइव ट्रोलिंग कोई कर ही नहीं सकता जो वाजपेयी जी कर गए आपकी। आप मुझ पे इल्जाम लगाते हो, जरा हीरो वाजपेयी को कहो, मुझ पे तो हर बार सवाल उठाते हो, पूछो कि उन्होंने ये कैसे कहा सत्ता का कंफर्ट, सत्ता का कंफर्ट, ये सपा और कांग्रेस में समझ लीजिए। एक सेकंड रुक जाओ, दुबे जी की आवाज नहीं निकल रही है, मुझे चिंता है। दोनों कंफर्ट जोन में। बोलिए दुबे जी, जवाब दीजिए हीरो वाजपेयी। बोल तो रहे हैं, उन्हीं से पहले पूछ लो। पूछ लिया उन्होंने कहा दुबे जी को सत्ता का कंफर्ट चाहिए। मुस्कुरा रहे हैं दोनों। हाँ बताइए दुबे जी, सत्ता का कंफर्ट चाहिए आपको? नहीं बता ही दीजिए दुबे जी आज ब्रजेश जी को। छाया में नहीं रुक जाओ, आज आवाज नहीं निकल रही, मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ। बोलिए दुबे जी। पहले तो मैं दीपक जी ने एक शब्द कहा कि बिहार में हमें चिमटे से नहीं छुआ गया। ये बताओ बिहार में ये किस चीज से छुए गए? पहले समाजवादी पार्टी, पहले ये बताओ कि आप किस चीज से बिहार में समाजवादी पार्टी से नहीं छुए गए? आपको तो किसी ने बिल्कुल देखा भी नहीं। हमने तो लड़ा ही नहीं, हमने तो सब कुछ समर्पित किया। भैया आप कंफर्ट जोन में लिहाज करें। हम लोग तो कंफर्ट बोलने से पहले आप अपने बारे में देखो भाई, कंफर्ट जोन में आप लोग हैं, हम लोग कंफर्ट जोन में कहाँ भी आप बताइए। वो पहले आप स्वयं को देखिए कि आप कहाँ लकड़ी छुए गए कि नहीं छुए गए। और बाकी आप जो है ब्रजेश जी, हमारे उनके बीच में सब ठीक है और हम लोग मिल करके 2027 ये सत्ता का कंफर्ट क्या होता है? हीरो वाजपेयी ने क्यों बोला? मुझे आखिरी ये बात नहीं, मुझे दुख हुआ आपके लिए। कोई कंफर्ट कोई नहीं है, सब समाज की सेवा करने के लिए, किसानों के भले के लिए सत्ता जरूरी। अच्छा, इतनी बेइज्जती सह रहे हो उसमें, इतना सह रहे हो? वो हमारी उनकी बेइज्जती। मैं कह देता उसे आप जो भी समझो, उन्होंने जो कहा वो उसका उनसे के लिए। देखो मैं वाजपेयी जी को जानता हूँ, बड़े बेलौस और वो बेहिचक बोलने वाले प्रवक्ता हैं, मैं तो उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। नहीं आप पसंद करते हो, हम कहाँ उनसे नफरत कर रहे हैं? पर उन्होंने क्यों कहा सत्ता का कंफर्ट चाहिए दुबे जी को? वो सामने बैठे आप उन्हीं से कहे तो दिया। स्वार्थी मतलब अरे उनसे दोबारा पूछ लो भैया वाजपेयी जी को। आप क्लैरिफिकेशन लूं। कंफर्ट जो मलाई कहना चाह रहे हैं, कंफर्ट है, मलाई कह रहे हैं। कंफर्ट का मतलब मलाई होता है। सत्ता की मलाई। चलो डिबेट कर करके ये तो सीखा कंफर्ट इज इक्वल टू मलाई। दुबे जी सत्ता की मलाई। दोनों हंस रहे हैं, इसका मतलब मान लीजिए एक है। ओके राइट, गो अहेड, बताइए आप कांग्रेस को क्या आत्मचिंतन की आवश्यकता है? तो ये मैं बताऊं, बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंस में थी और सुनने में आया था कि 130 सीटें मांगने का इरादा था उत्तर प्रदेश में। 130 मांग, मजाक की बात नहीं, एक बहुत ही ठीक ठाक नेता कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे थे पूरे कॉन्फिडेंस से, कह रहे थे कि हम लोग जीतने जा रहे हैं और हमारी अच्छी सीटें आ रही हैं। उतनी सुनिए तो 130 सीटें मांगेंगे, 100 मिल जाएंगी, ये उनको इत्मीनान था। मुझे लगता है कि अरे कोई धनिया खरीदने गए कि एक गड्डी पे एक। हाँ, कांग्रेस पूरे कॉन्फिडेंस में थी। लेकिन अब जो बात जहां से आज शुरू होती है ये बात बिल्कुल सही तो अब वो 130 का जो बाद वाला 2 डिजिट है। देखिए ऐसा है कि एक तो 130 सीटें तो खैर कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर 50-60 सीटें भी अखिलेश यादव दे दें तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है और इस बात को मानना पड़ेगा। देखिए समाजवादी पार्टी के साथ ही बैठे, लेकिन अच्छा 50 किस संदर्भ में आपने कहा? नहीं एक सेकंड रुको, 50 आपने कैसे कहा? जब 39 जीते थे, चलो 39 मान लें, 39 इन्होंने लीड किया किसमें? पार्लियामेंट के चुनाव में, असेंबली सेगमेंट में, ठीक वहां चलिए 39 लड़ नहीं है। बाकी सवाल इस बात को भी तो देखिए, 43 सांसद होने के बाद में खुशी का जश्न मनाते हुए तक सड़क पर नहीं दिखाई दिए कभी इनके सांसद। इनकी पार्टियों का कभी गठबंधन सड़क पे दिखाई नहीं दिया, कभी ये ज्वाइंट वे में सामने नजर बट तकरारें होती रही। ये दुर्भाग्य है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको जिताया, कांग्रेस को भी, समाजवादी पार्टी को भी, लेकिन उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात तो यही है कि कहीं ना कहीं ये दूरी अभी भी बनी हुई है। और एक चीज समझ लीजिए, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हंस रहे थे, इनको भी थोड़ा सा निराश होना चाहिए। इनके नेता वहां कितनी जनसभाएं की, क्या हुआ, सच्चाई ये है। लेकिन इस बात को भी मानिए कि उत्तर भारत में फिलहाल कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है और उत्तर भारत के लोगों ने फिलहाल यह माना है कि या तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या समाजवादी होगा। समाजवादी, नीतीश कुमार भी समाजवादी हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आशा की किरण उत्तर प्रदेश में समाजवाद की है और
कहीं ना कहीं इस तरह की तकरार जो यहाँ के मंच पे शुरू हुई है, ये नहीं होना चाहिए। मिलजुल के अगर तो पांडे जी आराम से जाएं आज। नहीं, बिल्कुल इत्मीनान रखना चाहिए इनको। और ये थोड़ा सा देखिए, अब ये सब देखो कोई भी, मैं एक चीज देता हूँ, कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पे जो सुकून है इतने समय से सत्ता में होने के, मतलब एक अलग ब्रीड है कांग्रेस के लीडर। आप सुकून की बात कह रहे हैं, आप बात कह रहे हैं कि निराश नहीं होते, हम कह रहे हैं खुश भी नहीं होते। मैं कह तो रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जीत के बाद अपने इन लोग के चेहरे पर मुस्कुराहट। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं इस पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि शादी के फेरे हो गए थे, दूल्हा और दुल्हन डांस कर रहे थे, फिर अचानक से दीवार फांदकर दुल्हन भाग गई और दूल्हा जो है 3 बीघा खेत बेचने के बाद ठगा रह गया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस डिबेट से उसका कोई तात्पर्य नहीं है। नमस्कार।